वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, सतनाम। वह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। वह सब मानवता चैनल में आज के हमारे मेहमान धनी प्रसाद निषाद साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अभी कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं, बहरहाल वो जुड़ नहीं पाए हैं। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना पर एपिसोड चला रहे हैं और उसकी करीब करीब हमारी एक आखिरी कड़ी के रूप में हम लोग पहुंच रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समता का अवसर पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करते हुए धनी प्रसाद निषाद साहब का, वो काफी सामाजिक जानकार हैं और संविधान के विषय में बहुत सारे वक्ताओं को आज हम लोगों ने आमंत्रित किया था। बहरहाल किसी कारणवश वो हमारे इस प्रोग्राम पे टाइम पे नहीं जुड़ सके हैं, हो सकता है थोड़ी देर में जुड़े। इससे पहले मैं धनी प्रसाद निषाद साहब से चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो प्रियम्बल पे जो बातें कही है, उस कड़ी को हम आज और विस्तार देते हुए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता बाबा साहब ने उसमें जोड़ा है। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में और हमारा जो भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है, इस पर मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले धनी प्रसाद से चाहूंगा कि आप मुख्य वक्ता के रूप में आज हैं, तो इस पर थोड़ी विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश करें। धनी प्रसाद निषाद। जय भीम। धन्यवाद जी। सभी हमारे आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर देखिए, संविधान में जो गरिमा है, गरिमा कह लीजिए, महत्व कह लीजिए, उसका सम्मान कह लीजिए, आदर कह लीजिए, पीछे भी जो चीजें पड़ी हैं वही गरिमा। आजकल आज अगर उस संविधान के मुताबिक व्यक्ति की गरिमा, यानी इस देश में देशवासियों की गरिमा, जिस देश के लोग पूरे विश्व में हर वहां के प्रशासक उस देश के देशवासियों को शिक्षित, संपन्न बनाने में तुला हुआ है। भारत ऐसा देश है कि यहाँ के प्रशासक इस देशवासियों को गरीब और अशिक्षित बनाने पर तुला हुआ है जी। तो ये संविधान का वायोलेशन है। इसीलिए जो गरिमा है भारतवासियों की, यहाँ के नागरिकों की, अगर वो गरिमा बरकरार रहता संविधान के मुताबिक, तो इस देश में किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी वर्ग के आदमी के साथ कोई अभद्र व्यवहार हो, कोई अप्रिय घटना हो, तो उसके संरक्षण में पूरा ईमानदारी, सच्चाई पूर्वक कानून का पालन होना चाहिए संवैधानिक तरीके से। अगर नहीं होता है तो गरिमा किस चीज की है भाई? अगर नहीं होता, क्योंकि बहुत से अभी देखो मटके इस जमाने में जो हम कहानियां सुनते थे, इस जमाने में मटका छू देने से बच्चे को मार देता है जान से। अरे जान से क्या, मटका तोड़ देता, नया मटका उसको कदो ले आके दे दो। लेकिन नहीं, ये अच्छा ये कहीं नहीं, रोज डे पर डे ऐसी घटनाएं हो रही हैं और देश में पूरा ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये जो हमारे समाज के एक तबका है, वर्ग है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वो वर्ग कौन है? पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में सारे आते हैं, आप लोग तो विद्वान है, जानते होंगे। पिछड़ा वर्ग है, उसको हम क्लासिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि सभी के साथ हो रहा है। किसी के साथ कुछ दूसरे तरह का, किसी तरह के दूसरे तरह के, उसके जो अप्रिय घटनाएं हैं उसको परिवर्तित करते हुए हर वर्ग के साथ काम का अभद्र व्यवहार हो रहा है।
पिछड़ा वर्ग प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग यूनाइटेड नहीं है। तो इसलिए ये जो चीजें हमारे समाज के हो रहा है, तो उसका संविधान का वायलेशन है। इसको किस तरह से दूर किया जाए, ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या हमारे समाज के लोग इस जिम्मेदारी को निभाते हैं? आज जो देश में रिलीजियस पोलराइजेशन घटना होती है इस पिछड़ा वर्ग के साथ, आप ध्यान से विचार करना, आप लोग, घटना होती है इस पिछड़ा वर्ग के साथ, इनके बहन बेटियों के साथ, और नारा दिया जाता है रिलीजियस पोलराइजेशन करके कि हिंदू वर्सेस मुसलमान पाकिस्तान। ये क्या है? डाइवर्सन है, यानी लोगों को उस तरफ ध्यान न जा करके सीधे सीधे मजहब के तरफ, यानी एकदम उल्टा। मजहब के तरफ उनको सभी को आकर्षित कर रहे हैं। और इसका आकर्षित करने के कई तरीके हैं कि ताकि इस देश के जो पिछड़ा वर्ग है वो अपने जो उनका संवैधानिक द्वारा जो फंडामेंटल राइट है उसके तरफ ध्यान न जाए, उनके हक अधिकार के तरफ ध्यान न जाए, उनके मान सम्मान के तरफ ध्यान न जाए। वो सिर्फ एक धारा में रिलीजियस पोलराइजेशन की तरफ ध्यान दे और वो हिंदू वर्सेस मुसलमान के डोरे में, रस्सी में बंध जाए और हम शासन करते रहें, इनके साथ अत्याचार करते रहें। तो ये जो सरकार ने हथकंडा अपनाया है और सरकार के फॉलोअर, तो वो हमारे जो विद्वान लोग हैं, ये चिंता की विषय है कि इस पर हमें गौर करके ध्यान देना चाहिए कि ताकि ये ऐसी अभद्र और अमनुष्यता वाली चीजें न हो, क्योंकि ये ऐसा घृणित कार्य विश्व में किसी भी जगह नहीं हो रहा है, सिर्फ ये हमारे देश भारत में हो रहा है। तो इसको हमें किस तरह से सामना करना है, ये हम सभी, आप विद्वानों के सभी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं रोकने के लिए होनी चाहिए। देखिए, एक न्यूज पेपर में आया कि स्कूल में पानी नहीं पी सकते 92% दलित बच्चे। स्कूल में जो घड़ा रखा जाता है, क्योंकि वहाँ फ्रीजर नहीं है, तो वहाँ एक मिट्टी का मटका रखा जाता है और उस मटके में वो दलित बच्चे पानी नहीं पी सकते, सवर्ण केवल पी सकते हैं। टीचरों का तो अलग होता ही है, अगर वो कोई दलित बच्चा छू दिया, जैसे छू दिया वहाँ राजस्थान में, मेघवाल ने उसको जान से मार दिया, तो वो क्या है, घड़े से, जो हमारे बच्चों के जान से महत्वपूर्ण तो घड़ा हो गया उसका। तो ये चीजें क्या है कि जो मान सम्मान अपमान दिखाई नहीं देता है, ये केवल अनुभव करने वाली चीजें हैं। जिस लोगों ने अनुभव कर लिया वो आदमी परिवर्तित हो जाएगा, अपने परिवर्तित होगा तो परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो ये कई चीज है। छतरपुर में खाना छू लिया कि दलित की पिटाई कर दी, मौत हो गई। ये देखिए ये क्या घटनाएं हो रही हैं। और हेडमास्टर की मटकी से पानी पिया तो 8 साल के दलित छात्र की हत्या कर दी। ये सभी है, पूरा मीडियम भी आया। दलित दूल्हे को घोड़े से उतार कर पीटा, ये हमारी इस शताब्दी की बात है। हमें, हमारे जो दलाल लोग हैं, कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कि वो संवैधानिक तरीके से चुन करके लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के दलाली के अलावा कुछ नहीं करते। उनको इस समाज से लेना देना कुछ भी नहीं है।
एक शब्द नहीं बोलते कि ये क्या चीज हो रहा है इस जमाने में। तो वो खुद जाते हैं। ये हाथरस का जो एमपी है वाल्मीकि समुदाय का है, वो मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई थी, वो बलात्कार करके हत्या कर दिया था, तो वो सांसद था, वो जाता था वहाँ ठाकुरों के घर, तो वो अपने पॉकेट में गिलास रखता था, मीडिया ने दिखाया, और उस गिलास में पानी पी के फिर वो गिलास अपने पॉकेट में रख के ले आके घर धोता था। ये उसकी हालत है। और चारपाई पर नहीं बैठता था, वो दिखाया, लाइव आ रहा था। तो वो आदमी क्या करेगा? जब वो सांसद है, उसको यही नहीं पता कि सांसद हैं तो संसदीय संवैधानिक अधिकार भी हमें मिला हुआ है इक्वलिटी का। जब उसको मालूम नहीं है कि मान सम्मान अपमान क्या होता है, तो वो तो ऐसे ही करेगा ना। ऐसे ही लोग हमारे जा रहे हैं, ऐसे ही लोग सोशल मीडिया में चेहरे और दमक दिखा रहे हैं। तो हमारा परिवर्तन कैसे, हमारे बच्चों का संरक्षण कैसे होगा? ये बहुत भी चिंतनीय है। ये दलित महिला को डायन बता करके निर्वस्त्र करके पीटा, ये बिहार की घटना है। अब बताए, प्रतापगढ़ में दलित को चारपाई से बांधकर झोपड़ी में जिंदा जला दिया। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। अब आप लोग सोचो, ये हृदय दहलाने वाली बात है। दलितों को मंदिर में प्रवेश न करें, ये नोटिस लगा दिया। दलित बच्चों को विद्यालय के बाहर बिठाया। ये एक पत्रिका निकलती है बनारस से, बोध सत्व मिशन, तो ये सितंबर की है, मेरे पास आती है हर महीने। ये दिखा रहा हूं, ये हेडिंग है, डेट सहित है। ये पत्रिका हम लोगों को डिवाइड करते हैं और मैं मंगाता रहता हूं काफी दिन से, तो ये भेजते रहते हैं लोगों को कि भाई देखो, ये हमारे समाज के साथ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है। क्या किसी ने बोला? क्या किसी ने इस पर आंसू बहाई? तो हमारी गरिमा क्या है? हमारे देखिए, हम कोई व्यक्ति विशेष नहीं, पॉपुलर वे में नहीं, प्रॉपर वे में हमें सोचने की जरूरत है। हम व्यक्ति विशेष किस लिए? हमारी मान मर्यादा, हमारे बेटी बहन की मर्यादा तो हमारी मान मर्यादा, हमारे समाज की गरिमा है तो हमारी भी गरिमा है। जब हमारे समाज की, हमारे बहन बेटियों की गरिमा नहीं रहेगी तो हमारी गरिमा तो वैसे ही धूल मिट गई। तो हमें ये अच्छी तरह से, हमें सभी को, या तो लोगों को संवैधानिक चीजें नहीं पता है, इस संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं तो उसका उपयोग कैसे करें, या तो लोग बताते नहीं हैं, या लोगों को जानकारी देना नहीं चाहते लोग कि भाई ये संवैधानिक अधिकार है, आप सब यूनाइट हो जाओ। और वो क्या कर रहा है, एक एक आदमी को, जो ऐसे सबको नहीं कहता, जिसको देखता है कि ये थोड़ा ऐसे है, उसको उसके ऊपर हाथ लगाता है कि बाकी प्रतिक्रिया समाज में क्या होती है। तो प्रतिक्रिया उस तरह की गहराई तक नहीं होती है तो वो दूसरी घटना कर देता है। ये मैनिपुलेटेड व्यवस्था चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी ये किसी ऐसे आदमी को रहा है, ये सभी पिछड़ा वर्ग के साथ होगा। ये जो उन्नाव की घटना थी, वो ओबीसी की थी लड़की, एक भी ओबीसी का नेता नहीं बोला। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री था, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि विधायक था बीजेपी का बलात्कारी। तो उसको क्या पता संवैधानिक चीजें क्या है, हमारी गरिमा क्या है। वो तो अपनी पर्सनल गरिमा सोचता है ना कि मेरी गरिमा तो है, लेकिन वो नहीं सोचता कि मेरी गरिमा किसके वजह से है, कौन सा बेस है हमारी गरिमा की। वो उसका पॉपुलर है, प्रॉपर वी में उसकी गरिमा नहीं है। अगर प्रॉपर वी में गरिमा हम सोचेंगे तो गरिमा कब है? जब हमारे बहन बेटियों की गरिमा हो, हमारे समाज की गरिमा हो, तभी हमारे गरिमा बढ़ेगी, हमारे लोगों का मत होगा। तो जो हमें संविधान ने अधिकार दिया, तो ये उसने देख करके, जब वो
संविधान की प्रतियां आरएसएस का आदमी जलाया था जंतर मंतर बीजेपी का, वो खर्च करता था तगड़ा। एक्शन क्या हुआ? अभी हम मैसेज भेजे हैं तो मेरे पास क्राइम ब्यूरो का मैसेज आया कि आप इस कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। अरे तुम कम्युनिटी देखो कि हमारी क्या कम्युनिटी है, तेरी क्या कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी। तो अगर वो मेरे यहाँ एक बार तो उसने फोन किया था, दिल्ली का क्राइम ब्यूरो वाला इंस्पेक्टर, तो मैंने उसको जवाब दिया तो वो बाद में कह दिया मैंने वो डिलीट कर दिया सर, ये मैंने कहा नहीं इंक्वायरी कर लो, तो वो डिलीट कर दिया। फिर हमने आज देखा मैसेज आ गया। तो क्योंकि मैं हो सकता है कि पुलिस साहब के यहाँ हम भेजते रहते हैं मैसेज, वो देखते होंगे, हो सकता है नहीं देखते तो देखना चाहिए कि हम भेजते जो तो उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिनको चोट लगती है। लेकिन मैं कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करता। संवैधानिक चीजें हैं, जो गलत है तो गलत है। संविधान ने अधिकार दिया है कि आप किसी भी सरकार का निर्णय उस चीज का आप निषेधी कर सकते हो, लेकिन अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। प्रॉपर भी में आप उसको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आजकल सब संविधान के द्वारा जो चीजें हमें अधिकार मिला उसका वायोलेशन कर रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, जेल में डाल दोगे अच्छा रहेगा। तो ये चीजें हमारे लोग यही नहीं जानते कि हमें जो राइट्स मिले हैं किसके द्वारा मिले, हमें ये गरिमा कैसे मिली, हमें एक क्या गरिमा होती है, क्या मान सम्मान होता है, क्या अपमान होता है। जब तक ये चीजों में हम डिफरेंसेज नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष तो बहुत है, हम तो व्यक्ति विशेष के पीछे दौड़ते हैं। कोई व्यक्ति विशेष है, हमारे समाज के सारे जो लोकसभा में बैठे वो व्यक्ति विशेष हैं, अपने को मानते हैं, इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वोट लेना होगा तो आ जाएगा, भाई बन जाएगा, भतीजा बन जाएगा, चाचा बन जाएगा, दादा बन जाएगा, है मुझे वोट लेना होगा तो बन जाएगा। हम आपके जात के हैं, ये हैं, वो हैं, तो हम अभी भी वोट देते हैं। अपने वोट की वैल्यू नहीं समझते। हम अभी भी देखते हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, जैसा भी चरित्र हो, लेकिन हम जात देखते हैं कि अरे चलो हमारे जात का है, इसलिए हमारी गरिमा खंडित है और हमारे लोग खंडित कर रहे हैं। तो हम लोगों को जी धनी प्रसाद साहब, मैं जैसा कि व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात बाबा साहब ने कही है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता जब व्यक्तियों की या आम नागरिक की गरिमा रहेगी तभी तो उसके ऊपर में हो सकता है। लेकिन आज देखेंगे, क्योंकि आज देखिए भाई इतना भेदभाव, अस्पृश्यता और तमाम बातें आपने जो कही है, ये घटना आजादी के पूर्व के भांति जो है लगातार भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता लगातार बढ़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो इन वर्ग के लोगों के लिए एक गहरा चैलेंज है और एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि एक तरफ संविधान है तो दूसरी तरफ भेदभाव भी लगातार बना हुआ है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं बोलूं? जी देखिए, देश क्या है? ये देश वही संपन्न है जिस देश के देशवासी खुशहाल है, संपन्न है, आर्थिक रूप से स्ट्रांग वही देश हो सकता है। जिस देश के 85% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो देश कहाँ खुशहाल होगा? वो तो ऑटोमेटिक डंप है। और जो हमारे महापुरुषों ने दिया उसमें कि देश तभी, जब देशवासी सुरक्षित रहेंगे तभी ना देश सुरक्षित रहेगा। देश क्या है? देशवासियों के द्वारा ही देश है। जब देशवासी ही नहीं सुरक्षित रहे तो देश सुरक्षित कभी नहीं रह सकता। तो इस तरह की ये माहौल जो बनाया जा रहा है,
ये बड़ा विस्फोटक है जी और विस्फोटक क्यों है कि आज तक अभी भी हमारे लोग बहुत से अलग अलग रूपों में काम करते हैं, लेकिन हमारे देश में जितनी क्रांतियां हुई विदेशों में उस तरह की नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो देखिए सोशल पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है। जी जब तक सोशल पोलराइजेशन नहीं होगा और रिलीजियस पोलराइजेशन, हम उसमें असफल हैं। अब रिलीजियस पोलराइजेशन अगले ने दो कम्युनिटी रख लिया। हमारा कहने का मतलब है जो रिलीजियस पोलराइजेशन होगा, जो सत्य धर्म है, जो समता समानता भाईचारे का संदेश देता है, उस धर्म के उस रास्ते को पोलराइजेशन करें हम। वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि हमारे सामने, ये पहले भी बता दिया कि हमारे सामने किसी दूसरे दुश्मन को खड़ा कर दिया, जबकि वो आदमी रिलीजियस टाइप में लोग जो डिवाइडेशन किया, उसने इस पिछड़े वर्ग के साथ कभी भी ऊंच नीच की भावना नहीं रखा, असमानता की भावना नहीं रखा और घृणा की भावना नहीं रखा, उनके हक अधिकार को नहीं रोका। तो वो आदमी को हमारे लोगों ने समझाने में असफल रहे कि हमारा हक अधिकार छीनता कौन है, हमें ऊंच नीच बनाता कौन है। जबकि ये समाज जो है, पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा क्या पूरा देश का जो विकास करता है, खाने वाली चीजें, सब्जी, दूध, दही, घी, फर्नीचर, औजार, लोहे का सामान और मछली, मीट, ये जितने चीजें का उत्पादन है, मकान हुआ, यानी सबको जब विकसित किया तो ये समाज के लोगों ने बनाया। ये समाज परिश्रमी है और इन्होंने बनाया, और यही समाज सबसे नीच बना दिया गया। जिसने पैदा किया उस समाज को नीच बना दिया गया, उस समाज को अछूत बना दिया गया और उसको हक अधिकार से वंचित कर दिया गया। जी देखिए कितनी मने घटिया चीज है, लेकिन हमारे लोगों ने इस चीज को समझा नहीं कि यार ये हम दूध भी पैदा करते हैं, हर चीज पैदा करते हैं, लेकिन हमें नीच बना दिया गया, और जो इसका घर में बैठ के उपयोग करता है वो ऊंच हो गया। तो ये जो मैनिपुलेटेड व्यवस्था बनाई गई है, हमारे लोग क्यों नहीं सोचते, हमारे लोग क्यों नहीं घर घर जाके कहते। हम तो गांव में कहते हैं, अरे यार हम अन्न पैदा करते हैं, हर चीज पैदा करते हैं, हमें नीच बना दिया गया। हम नीच कैसे हैं जब हम सब पैदा करने वाले हैं। खाने वाला ऊंच हो गया, उत्पादन करने वाला नीच हो गया, मकान बनाने वाला नीच हो गया, रहने वाला ऊंच हो गया। तो ये सब चीजें जो हमें बिल्कुल सभी अपने समाज के लोगों को बताने की जरूरत है। ये क्या हो रहा है उस पर गहन चिंतन की जरूरत है, और ये कौन करेगा, जो प्रबुद्ध लोग हैं। जब तक वो लोग नहीं इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप माननीय मेघराज जी अमेरिका से हैं, ये वहाँ की व्यवस्था जानते हैं, उनको शेयर करना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ दें कि वहाँ की व्यवस्था इस तरह से है और यहाँ की इस तरह से है। वहाँ उद्योग धंधे किस बेस से चलते हैं, कैसे नौकरी दी जाती है, कैसे लोग वहाँ यहाँ जाके वहाँ खुशहाल होते हैं, और यहाँ वही आदमी आकर के उसी जॉब को करता है, दुखी रहता है जिंदगी भर। तो जब तक हमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक हम उस मसले तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए जो हमारे संविधान में है, अनुच्छेद 43 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व तो है इसमें। तो उसमें क्या है, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, ये संविधान में है 43 आर्टिकल्स में।
फिर 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। फिर 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अब देखिए ये जो 45 है ये मनमोहन सरकार ने जब दबाव पड़ा है तब वो दिया है एजुकेशन का महत्व और उनकी भागीदारी किया है कि 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे गए। तो फंडामेंटल राइट ने अब दिया है, इतने सालों से लागू नहीं किया। अब ये कह रहे हैं इतने सालों को होगा लेकिन 10वीं तक फेल नहीं होगा, यानी फिर उसको 0 कर दिया। अब होने जा रहा 12वीं तक फेल नहीं होगा, यानी वो किसी लायक नहीं बनेगा। तो ये हमारे पतन का कारण हो रहा। 6वां है यानी 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि माने उसको बढ़ाना करना, लेकिन आज क्या हो रहा है उसको खत्म कर दे रहे हैं। तो ये 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। खाने भी ना मर रहे हैं लोग, पोषाहार के कमी से बच्चे मर रहे हैं। रोजाना आ रहा है न्यूज, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। तो यही बंद नहीं करते जो संविधान में दिया हुआ है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि के जानते हैं क्या हालत करने वाले थे, पशुपालन यही हो गया। आज पूरे देश में जो गायें हैं वो बीमारी चली है, पूरा मर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई योगदान नहीं। अपने लेवल पर लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लाइन लग गया, गौएं मर रही हैं, लोग दूध लेना छोड़ दिया बहुत जगह। तो वो अजीब स्थिति पैदा हो गई है जी। तो ये क्या करते हैं। अच्छा, फिर 48 क्या में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अब हमारे देश में तेंदुआ बाहर से मंगाया जा रहा है, ऐसे प्रचार कर रहा है कि जैसे नीरव मोदी और माल्या को विदेश से उठाकर ले आए। हमारे देश में तो ऑलरेडी तेंदुआ भरे पड़े हैं, उनका संरक्षण, उनको उनके खाने पीने के लिए 1500 जो हिरण होते हैं वहां छोड़ दिया गया कि भाई खाओ पियो। ये सरकार कर रही है कि हमारे लोग गरीब हैं, गरीबों को मार करके खा जाओ। तो वो तो जानवर हैं, उनको छोड़ दिया कि इनको खाओ पियो। फिर 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जैसे लाल किला है, उन्होंने गिरवी रख दिया। ऐसे सारे रख रहे हैं गिरवी, यानी जो भी संविधान में व्यवस्था है उसका वायलेशन कर रहे हैं सारे यहाँ। तो फिर 50 है कार्यपालिका को न्यायपालिका का पृथकीकरण। अरे कार्यपालिका न्यायपालिका तो एक तरह से दादागिरी कर रहा है। अब न्यायपालिका तो वो बिल्कुल बाहर आ गया, वो जो मर्जी निर्णय दे दे, चाहे आस्था के नाम पर दे दे चाहे अपने मन से दे दे। तो आस्था उन्हीं लोगों का होता है। तो आजकल आस्था के नाम से यही नहीं परिभाषित लोग कर पा रहे हैं कि आस्था होती क्या चीज है। अरे एक चोर की भी आस्था होती है, एक बलात्कारी की भी आस्था होती है, एक सच्चे आदमी की भी आस्था होती है। तो आस्था के नाम पर निर्णय होगा तो देश का बेड़ा गर्क होगा जी। तो आजकल धनी आस्था जी धनी प्रसाद साहब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट धनी प्रसाद बंजारे जी। ये भारतीय संविधान के राष्ट्रीय परिचालनीय सभा के अध्यक्ष भी हैं और आज हमारे साथ पहली बार जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं। तो मैं उनका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो धनी प्रसाद जी हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आ जाएं और अपना परिचय देते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात रख सकते हैं। धनी प्रसाद जी, एडवोकेट साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहा हूँ मैं।
जी, तो आप अपना स्क्रीन ऑन करें सर। मैं सर एक पॉइंट कह करके अपना बात जी समाप्त जी करता हूँ। जी, पूरी ठीक होने है दे, ठीक है पूरी धनी होने प्रसाद दे। जी। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, देश की सुरक्षा क्या होगी? जो देश का आंतरिक असुरक्षा है, जो ये सारे घटनाएं रोज घटित हो रही हैं इस पिछड़ा वर्ग बच्चों के साथ, तो इसका सुरक्षा, ये शांति से कोई महत्व लेना देना नहीं है। तो ये संविधान में व्यवस्था दिया हुआ है, लेकिन इसका सारा संविधान की संवैधानिक चीजों का सरेआम वायलेशन हो रहा है। तो हमें जो हमारे माननीय बंजारे साहब हैं ये डिटेल बताएंगे, क्योंकि जो एडवोकेट लोग होते हैं तो वो आर्टिकल पर ही काम करते हैं ज्यादातर, हम तो टेक्निकल आदमी हैं। तो इसलिए कि बाबा साहब के द्वारा पढ़ी हुई कुछ चीजें थोड़ा जानकारी जरूर हो गई है लोगों के सुनसान करके। तो आपको साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत शुक्रिया आपने धनी प्रसाद जी, हाँ हमारे साथ बने रहे आप लगातार। और मैं धनी प्रसाद भंडारे जी का निवेदन स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करता हूं कि जो संविधान हो उसका भी वादा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता। धनी प्रसाद जी, हेलो। हाँ जी जी। इस वेबिनार में उपस्थित समस्त सम्माननीय विद्वद्गण, मैं आज पहली बार इस वेबिनार बंजारे में जी, उपस्थित हुआ हूँ। आपका जी, चेहरा पूरा स्क्रीन पे आना चाहिए, थोड़ा आप कैमरा तिरछा कर लें। अभी ठीक है जी। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप सबको जय भीम। और मैं विगत कई वर्षों से भारत के संविधान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मैं लगा हूं, कम साधन से। और जैसा कि मुझे मेरे बहुत ही पुराने मित्र जगदीश प्रसाद कुर्रे जी ने आज आमंत्रित किया, इस जो मीटिंग की जानकारी नहीं थी तो मैं आया हूं और मुझे अवगत कराया गया है कि संविधान की प्रस्तावना पर कुछ व्याख्या करनी है। और टाइमिंग बताया गया था कि 8:30 से 9:30 बजे तक, तो 9:30 तो बजने वाला है, 3 मिनट कम रह गया है। तो फिर भी मैं दो शब्द संविधान की प्रस्तावना पर ही अपनी बात रखना चाहूंगा। वैसे तो हम ऑनलाइन पाठशाला संचालित कर रहे हैं, जो 766वां दिन है आज, बिना रुके बिना कोई अवकाश के पाठशाला चलाते हैं, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक के। और संविधान पर बहुत से कार्यक्रम हमारे संचालित हैं। चलित संविधान पाठशाला है, संविधान मेला लगाते हैं, संविधान प्रदर्शनी भी करते हैं, सामूहिक संविधान अध्ययन करते हैं, संविधान ज्ञान परीक्षा का आयोजन करते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम चलता है। फिर कभी मौका लगेगा तो उस पर हम आएंगे। फिलहाल मैं इतनी बात कहना चाहूंगा समय को ध्यान में रखते हुए कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान के मूल भावना है, संविधान का सार है। जो सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में है वही सिद्धांत संविधान के पूरे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में अंतःसलिला के रूप में प्रभावित है। 26 नवंबर 1949 के दिन हम भारत के लोगों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, तब फौरी तौर से एक काम हमने किया। वो काम है कि इस संविधान को अधिनियमित अर्थात इस संविधान को हमने बनाया, हमने उसे अंग में लगाया, स्वीकार किया, एडॉप्ट किया और अपने आप को भी संविधान के समक्ष समर्पित कर दिया। ये काम तो फौरी तौर से किए। उसके बाद हमने संकल्प लिया कि देश के सभी नागरिकों को दिलाया जाना है 3 चीजें।
न्याय, स्वतंत्रता, समता, न्याय भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, और स्वतंत्रता भी इस देश के सभी नागरिकों को, और समता, बराबरी का अवसर, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर देश के सभी नागरिकों को ये दिलाया जाना है। तो 3 काम जो किए, उसमें पहला काम जो करना है, संकल्प लिया है, पहला काम जो है वो देश को बनाना है। देश को ऐसा देश बनाना है कि संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ऐसा देश को बनाना है। धनी प्रसाद जी, आपका मोबाइल बार बार म्यूट हो रहा है जी। बैटरी भी डाउन हो गया। मैं अपनी पाठशाला से आया हूँ, देखता हूँ। ओके, जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, करता हूँ। ओके, तो संविधान देश का सबसे बड़ा विषय है। इसमें बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता होती है। एकदम कम समय में तो बिखर रहा हूं मैं। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान की प्रस्तावना में जो बातें उल्लिखित है, उसके मुताबिक देश के नाम और न्याय दिलाना है, और भाईचारा को बढ़ाना है। पहले देश को बनाना है, दूसरा नागरिकों को प्राप्त कराना है, और तीसरा भाईचारा को बढ़ाना है। भाईचारा को उस सीमा तक बढ़ाना है कि देश की एकता, अखंडता कायम रहे और व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, देश की एकता, अखंडता कायम रहे, उस सीमा तक के भाईचारा को बढ़ाना है। ये तीनों काम करना है, और तीनों काम अभी हो नहीं पाया। भाईचारा बढ़ता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि घटता जा रहा है। स्वतंत्रता छीनी जा रही है, और न्याय की लूट मची हुई है। न्याय मिलना दुभर होते जा रहा है दिनों दिन। तो हमने जो 26 नवंबर 1949 के दिन जो संकल्प लिया है, वो काम पूरा अभी बाकी है। उस काम को हमें करना है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि संविधान भले ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में रचना इसकी हुई है, बन करके आया है, लेकिन इसका जो पृष्ठभूमि है पिछले 2500 वर्ष है। 2500 वर्ष में जो विधि विधान था, वह सब मानवता के खिलाफ था। उस विधि विधान को तहस नहस करके उनको शून्य घोषित। 73 वर्ष हो गया इस संविधान के लागू हुए, किंतु हम लोगों ने संविधान को समझने में, अध्ययन करने में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी तक के वर्षों में हमने इतना भी पहचान नहीं कर पाया कि संविधान ने हमें कौन कौन से अधिकार दिया है। हम अपने अधिकारों की पहचान नहीं कर पाया, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि उन अधिकारों को पाने के लिए हम क्या करेंगे। हम तो इस बात में मशगूल रहते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो उल्लंघन तो आज से नहीं, जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उसी दिन से लगातार उल्लंघन हो रहा है, लगातार उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन करने वाले उल्लंघन कर जाते हैं, लेकिन संविधान के समर्थक, संविधान के मानने वाले संविधान पर कुछ नहीं करते। ये बड़ी शिकायत है, हम सब से शिकायत है। मैं अपने आप पर ये शिकायत कर रहा हूं कि संविधान विरोधियों ने उसका उल्लंघन, बहुत कुछ जहर उगला, लेकिन संविधान के समर्थकों ने क्या किया, तो हमारा भी कोई रोल नजर नहीं आता। तो इसलिए मेरा कम समय है, तो इस कम समय में मेरा अपील यही है कि हम संविधान पर बहुत कुछ कर सकते हैं। हजारों लोग इकट्ठा होकर संविधान को पढ़ सकते हैं, रोज रोज पढ़ सकते हैं, हजारों पाठशालाएं संचालित कर सकते हैं।
संविधान के मर्म को समझ सकते हैं, संविधानवाद खड़ा कर सकते हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक संविधान के सिद्धांत को लेके जा सकते हैं और जित देखूं तित संविधान हम स्थापित करके संविधान को सबसे बड़ा देश की सर्वोच्च नियमावली है, देश की तमाम कानून का सबसे भारी है संविधान और सबसे सुपर है, सबसे ऊपर है। उसके सामने कोई भी नीति नियम कानून कायदा टिकता नहीं है संविधान के सामने। संविधान सर्वोपरि है, देश की जो भी बड़ी बड़ी ताकत है संसद से भी ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है और जो धर्म गुरु है, धर्म ग्रंथ है उससे भी ऊपर है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी बहुत ऊपर है। ये सैद्धांतिक रूप से संविधान ऊपर तो है मगर व्यवहार में सबसे नीचे दिखता है। तो व्यवहार में नीचे दिखने की वजह ये है कि संविधान के उल्लंघन करने वालों ने तो उल्लंघन कर दिया, संविधान के समर्थन करने वालों ने संविधान पर कुछ नहीं किया, न उसको गाया, न बजाया, न उसको चर्चा में लाया, न उसको पढ़ा, न पढ़ाया, न उस पर कुछ नहीं किया। तो हमने संविधान के साथ खड़ा नहीं हुए, संविधान को चर्चा का विषय नहीं बनाए। इस वजह से आज के तारीख में संविधान लाचार है, असहाय है, जो कि दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। दुनिया के नंबर 1 के विद्वान ने उसको भारत का संविधान के विषय में विश्व ने दुनिया का अच्छा संविधान कहा और इसके राइटर को संविधान का जनक कहा। लेकिन जिस देश का संविधान है उस देश के लोगों ने, हमने, आपने अपने संविधान के बारे में क्या कहा, तो वो कुछ अब देखने को नजर नहीं आता कि हमने अपने संविधान के विषय में क्या बोला। तो हम आमतौर से संविधान के विषय में बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कोई कार्यक्रम करते नहीं, माने कुछ भी नहीं करते हम संविधान के विषय में। आप बताइए आज कौन से राजनीतिक दल, कौन सा संगठन संविधान के विषय में कोई कार्यक्रम कर रहा है? अरे ज्यादा कुछ नहीं तो आप हजारों लोग इकट्ठा होके पढ़ तो सकते हैं। हम उसकी संविधान दिवस तो हम मना सकते हैं, जिस दिन संविधान पैदा हुआ उस दिन भी हम बात नहीं करते, जिस दिन संविधान पावर में आया 26 जनवरी को उस दिन भी हम संविधान की बात नहीं करते। तो हम संविधान पर बहुत कुछ कर सकते हैं। समय की नजाकत को समझते हुए शायद इतना वक्त मेरे पास नहीं है, इतना इजाजत नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ। नहीं, आपको अब 5 मिनट और समय देते हैं धनी प्रसाद जी। धनी प्रसाद जी आपके लिए 5 मिनट 45 मिनट तक का हम अपडेट कर लेते हैं इसको। अच्छा, ओके, धन्यवाद। तो संविधान के विषय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम संविधान मेला लगा सकते हैं, संविधान के विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करने वाला फ्लेक्सी बना करके उसकी प्रदर्शनी लगा सकते हैं। हम चलती फिरती स्कूल चला सकते हैं, अभी मैं चला रहा हूँ, हजारों जगह मेरी पाठशाला लग चुकी। 3 घंटा के लिए पाठशाला लगाते हैं, दशकर्म के अवसर पे पाठशाला लगाते हैं, किसी के जन्मदिन या महापुरुषों के जन्मदिन पर ही पाठशाला लगाते हैं। किसी भी सभा में थोड़ा समय मांग करके हम सारे लोगों को खड़ा करा के संविधान के किसी एक अनुच्छेद को पढ़ा देते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं। इस प्रकार बहुत से विधाओं से संविधान की पढ़ाई जारी है। अभी मैं इस मौके पे आप आगामी 23, 24 और 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर का संविधान मेला आयोजित की जाना है, तो उसमें आप अभी से सादर हैं। उसका पम्फलेट कल तक के जारी हो जाएगा। तो उसके दरमियान जो कार्यक्रम होगा उसका 1 मिनट में संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा। उसमें हम संविधान प्रदर्शनी लगाएंगे, मेला में सामूहिक रूप से संविधान को पढ़ेंगे, संविधान पर प्रश्न करेंगे, उत्तर देंगे, संविधान पर निबंध प्रतियोगिता होगा, भाषण प्रतियोगिता होगा, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा।
गीत प्रतियोगिता भी उसमें होगा, संविधान ज्ञान परीक्षा भी होगी, वो ऑनलाइन भी होगी, ऑफलाइन भी होगी, और उस सब में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वालों को हम पुरस्कृत करेंगे। 3 दिन 3 रात तक के इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख का बजट है, और 10-12 राज्यों के हमारे लोग अभी तक के स्वीकृति दे चुके हैं यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए, प्रशिक्षित होने के लिए। तो इस तरह से हम संविधान की बात को हर विधा से लोगों तक लेके जाना चाहते हैं। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर 5-5 मिनट 10-10 मिनट का एक नाटक भी बना करके उसको भी हम खेलना चाहेंगे। तो संविधान चूंकि सर्वोपरि है तो सर्वोपरि दिखना चाहिए, सर्वमान्य है तो सर्वमान्य दिखना चाहिए। संविधान विरोधियों ने संविधान के साथ जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन संविधान समर्थकों को संविधान के प्रति जो कर सकते हैं वो काम हमको करके दिखाए जाने की सख्त जरूरत है। जिस संविधान का विगत 73 वर्षों में दुनिया कायल है, हम अपने देश के संविधान के साथ, हमको भी संविधान के साथ खड़ा होने की सख्त जरूरत है। मुझे आपने सादर आमंत्रित किया, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, भारत का संविधान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद बंजारे जी, अधिवक्ता साहब। धनी प्रसाद निषाद साहब से मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे लास्ट कमेंट के रूप में फिर से आए, और अभी हमारे अधिवक्ता साहब ने जो इस पर अपनी बातें रखी है इस पर संक्षिप्त में कमेंट करते हुए आज की इस परिचर्चा को विराम देने से पहले मैं लास्ट कमेंट के रूप में आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। धनी प्रसाद निषाद जी। धन्यवाद जी। हमारे माननीय बंजारे साहब ने जो बात कही है, संवैधानिक चीजें बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाने की बात है। हमें वाकई संविधान के प्रति आस्था होते हुए हमें उसको पालन करना चाहिए, और जो वायलेशन हो रहा है हमारे संविधान का, उसके प्रति हमें आप जैसे विद्वानों को, सभी को, समाज को निर्देशित करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि उस संविधान के प्रति हमारा क्या रोल हो कि संविधान बच सके। संविधान बचेगा तो समाज बचेगा, तो देश बचेगा। नहीं तो ये जो भी चीजें हमें फंडामेंटल संविधानिक द्वारा मिली हुई है राइट, वो सारे विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और कर भी दिया है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, और हमें बिल्कुल संविधान को अंगीकृत करना चाहिए, जैसे पहले हुआ उस तरह से समर्पित होकर के संविधान को उद्देश्य बना करके अपना वही सब कुछ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, टाइम बहुत हो गया। हाँ जी जी जय भीम जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद साहब। मैं मेघराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमारे चैनल के संपादक हैं। मेघराज जी से मैं चाहूंगा कि आज के इस वेबिनार पर जो संविधान की जो एपिसोड चल रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी तक 2 मेहमानों ने अपनी बातें विस्तार से रखी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात तो ये है, संविधान को देखो, संविधान मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। मैंने संविधान का नाम भी सुना है कि संविधान है, और बाबा साहब का लिखा संविधान, लेकिन पढ़ा कभी नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं इसके बारे में, संविधान के बारे में। लेकिन हमने कहा था आपको, इस पे चैनल के ऊपर हम एपिसोड चलाना चाहते हैं, लगातार संविधान को पढ़ाया जाए, उसकी व्याख्या की जाए, लगातार की जाए। अगर संविधान को हम लोगों को सामने नहीं ला सकते तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आने वाले वक्त में 2-3 साल भारत के वासियों के पास में है, तो हमें अपने उस हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हमें अपने लिए संविधान को इसको बचाने के लिए सबको सामने आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे अगर ऐसे चुपचाप बैठ के करते रहे, जैसे धनीराम जी बोल रहे थे भी ऐसे प्रोग्राम करेंगे, इसमें ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम इसमें सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे, जो लोग इसमें फर्स्ट नंबर पाएंगे, सेकंड पाएंगे, उनको हम सर्टिफिकेट देंगे वाइस मानवता की तरफ से। तो ये बहुत अच्छा है। संविधान के बारे में जो अगर बात कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना या उसको सामने लेकर आना, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और हमारे अंदर बल शक्ति है, धन शक्ति भी है, और बहुत कुछ शक्ति, लेकिन आत्मविश्वास शक्ति नहीं है। आत्मविश्वास शक्ति जगाने की जरूरत है, आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है, तब हम यहाँ पर ये लड़ाई जीतेंगे और यहाँ पर राज भी करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। धनी प्रसाद जी, लास्ट कमेंट के रूप में एक शब्द, कम शब्दों में अपनी बात रखें आज के इस वेबिनार पर, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धनी प्रसाद जी।
नहीं, धनीराम बंजारे जी सुन पा रहे हैं? बंजारे जी हमें? हाँ जी जी, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट के रूप में आज के इस प्रोग्राम पर अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें बंजारे जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि भारत का संविधान जो देश का सबसे बड़ा विषय है, हमारे जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, एक प्रातिनिधिक विषय है, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय विषय है। इस विषय के प्रति हम सब लोग इसमें समय लगा रहे हैं, उसके प्रति चिंतित हैं और उसको जानना समझना चाहते हैं। तो यह ऐसा काम एक राष्ट्रीयता का काम है, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम है, लोक कल्याण का काम है। भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान कहलाता है, तो उसके लोक कल्याणकारिता की वजह से जो प्रत्येक अनुच्छेद में कूट कूट के भरे हैं, तो हमें प्रत्येक अनुच्छेद का बहुत बारीकी से अध्ययन अध्यापन करने की जरूरत। लोग लगे हैं, साधुवाद के पात्र हैं और हमारी भी पाठशाला चल रही है। फिर बात संविधान की बात करना हमने शुरू किया है। अब जब जागे तभी सवेरा, हमें अपनी स्पीड को बढ़ानी चाहिए, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और एक बार आप लोगों ने मुझे बुलाया, सुना और ये काम आप लोग कर रहे हैं और इसके लिए आप सभी को पुनः बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। जी बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों में जो धनी राम बंजारे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, धनी प्रसाद निषाद जी का भी धन्यवाद करता हूँ, स्पेशल मेघराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज के इस वेबिनार को सौजन्य प्रदान किया और समय प्रदान किया। आने वाले समय में हम और भी संविधान के इस विषय को लेकर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं और दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों ने अपनी जो इसको सुना देखा उसको अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें और अपनी कमेंट भी दें। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, सत श्री अकाल।